नमस्कार, स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट को आज हम और आगे बढ़ाएंगे तथा आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट जो हमारा 13वें नंबर का है उसको। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट 13 है इसमें हमने कौन कौन से महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, हाइड्रोलिक लिफ्ट किस सिद्धांत पर कार्य करती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो जो हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है यह किस सिद्धांत पे कार्य करती है? तो पास्कल के नियम पर, यानी कि ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही है। जो हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है यह पास्कल के नियम पर कार्य करती है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है, एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जो हाइड्रोलिक लिफ्ट होती हैं इनका काम क्या होता है? तो इन लिफ्टों का काम होता है भारी वस्तुओं को उठाना। तो आप इसे याद देखिएगा, इन लिफ्टों का जो उपयोग है भारी वस्तुओं को उठाने के लिए किया जाता है तथा ये पास्कल के नियम पे कार्य करती हैं। अगला प्रश्न हमारा है, हवाई जहाज का उड़ना किस नियम पे आधारित है? तो जो हवाई जहाज होता है वह किस नियम पे उड़ता है, मतलब किस नियम के आधार पे उड़ता है? तो बर्नौली के नियम पे, यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। बर्नौली के नियम पे जो है हवाई जहाज उड़ते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा जो मिश्रण है वो एक कोलाइड मिश्रण है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा जो मिश्रण है वह एक कोलाइड मिश्रण का उदाहरण है? तो इसमें से जेली हो गया आपका, मक्खन हो गया आपका और मेयोनेज हो गया, ये तीनों जो हैं ये एक कोलाइड मिश्रण के उदाहरण है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त तो सभी जो है ये जो है कोलाइड मिश्रण के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न हमारा है, जो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल होती है उसमें कौन सी गैस भरी होती है आपको बताना है। तो कोल्ड ड्रिंक की जो बोतल होती है उसमें कौन सी गैस भरी होती है? तो कोल्ड ड्रिंक की बोतल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड भरी जाती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन जो इसका बी है, बिल्कुल सही है। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है यह कोल्ड ड्रिंक की बोतल में भरी जाती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न हमारा है, एक शुष्क सेल कैथोड किस सामग्री से बना होता है? तो एक शुष्क सेल में जो कैथोड होता है वह किसका बना होता है? तो यह कार्बन का बना होता है। तो आप इसे याद रखिएगा, आपको पता होगा जो शुष्क सेल होती है इसमें एक होता है कैथोड होता है, आपको याद रखना है। शुष्क सेल में एक होता है कैथोड और एक होता है आपका एनोड। तो शुष्क सेल जो होती है, जो ड्राई सेल होती है, इसमें जो कैथोड होता है यह कार्बन का बना होता है। किसका? यह कार्बन का बना होता है। और जो एनोड होता है शुष्क सेल में, यह किसका बना होता है? तो यह जिंक का बना होता है। तो दोनों आपको याद रखना है। आपको बताना है कि निम्न में से किस अंग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल निम्नलिखित में से किस ऑर्गन को कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस हम किसको कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो ऑप्शन जो ए है इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस रक्त समूह को सार्वभौमिक ग्राही कहा जाता है, यानी कि वह कौन सा रक्त समूह है जिसको यूनिवर्सल रिसेप्टर के नाम से जानते हैं? तो जो रक्त समूह ए बी होता है, जो रक्त समूह आपका ए बी होता है, इसको हम सार्वभौमिक ग्राही के नाम से जानते हैं। वहीं हम रक्त समूह ओ को सार्वभौमिक दाता के नाम से भी जानते हैं। तो इसे भी आप याद रखिएगा, दोनों आपको याद रखना है। अगर सार्वभौमिक ग्राही की बात हो तो रक्त समूह ए बी होता है सार्वभौमिक ग्राही, और वहीं अगर हम यूनिवर्सल डोनर यानी कि सार्वभौमिक दाता की बात करें तो जो रक्त समूह ओ होता है उसको हम सार्वभौमिक दाता के नाम से जानते हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, निम्न में से किसे एंटिको आंगुलांट के नाम से जानते हैं? तो एंटिको आंगुलांट के नाम से हम किसको जानते हैं? तो हिप्पेरिन को, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। हिप्पेरिन को इस नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, प्रणाम जो योजना है इसका संबंध किस राज्य से है? तो प्रणाम योजना का जो संबंध है किस राज्य से है? तो इसका संबंध है असम से। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, यह जो प्रणाम योजना है इसका पूरा नाम क्या होता है? तो इसका पूरा नाम है पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मॉनिटरिंग। इस योजना का पूरा नाम है पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मॉनिटरिंग। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। तथा इस योजना की जो शुरुआत है यह की गई थी असम की गवर्नमेंट के द्वारा। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में चुनाव आयोग के पहले ट्रांसजेंडर सद्भावना राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो चुनाव आयोग का जो पहला ट्रांसजेंडर सद्भावना राजदूत है यह किसको बनाया गया था? तो गौरी
सावंत को, यानी ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है। गौरी सावंत को जो है हाल ही में चुनाव आयोग के पहले ट्रांसजेंडर सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, गौरी सावंत। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के पहले सौर मिशन का क्या नाम है? आपको बताना कि भारत का जो सोलर मिशन है पहला, उसका क्या नाम है। तो भारत का पहला सोलर मिशन है आदित्य L1। क्या है? तो आदित्य L1 जो है यह भारत का पहला सौर मिशन है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, इससे आपको याद रखना है जो भारत का पहला सौर मिशन है इसका नाम है आदित्य L1। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। वहीं अगर हम होप प्रोब मिशन की बात करें तो यह जो होप प्रोब मिशन है यह मंगल मिशन था किस देश का? तो यह मंगल मिशन था पहला UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात का जो पहला मंगल मिशन था उसका नाम था होप प्रोब। इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। तथा संयुक्त अरब अमीरात ने जो अपना पहला मंगल मिशन था होप प्रोब, इसको लॉन्च कहाँ से किया था? तो जापान से इसको लॉन्च किया था। तो इसे भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा है, बाघों की आबादी को दुगना करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन सा है? तो आपको याद रखना है, सबसे पहले पहला देश आप याद रखिए तो नेपाल। आप ध्यान दीजिएगा, जो नेपाल था यह बाघों की आबादी को दुगना करने वाला पूरे विश्व में पहला देश था। वहीं अगर हम पूरे विश्व में बाघों की आबादी को दुगना करने वाले देश, दूसरे देश की अगर हम बात करें तो भारत दूसरे नंबर पे था बाघों की आबादी को दुगना करने वाला। नेपाल ने 2018 में अपने देश में बाघों की संख्या को दुगना कर लिया था। वहीं भारत ने 2019 में अपने देश में बाघों की संख्या को दुगना किया था। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। वहीं आपको याद रखना है, जो पूरी दुनिया के 70% बाघ हैं, आप ध्यान दीजिएगा, पूरी दुनिया के जो 70% बाघ हैं ये केवल पाए जाते हैं भारत में। तो आपको याद रखना है। वहीं अगर हम विश्व टाइगर दिवस की बात करें, अगर हम इंटरनेशनल टाइगर्स डे की बात करें तो यह कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 29 जुलाई के दिन। कब? तो प्रतिवर्ष 29 जुलाई के दिन जो है इंटरनेशनल टाइगर्स डे मनाया जाता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। वहीं अगर हम भारत में बाघों की संख्या की बात करें तो 2018 में एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी टाइगर एस्टिमेशन की। तो इसके अनुसार भारत में कुल बाघों की संख्या आपको मिलेगी 2967 बाघ। कितने? तो 2018 की रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत में बाघों की कुल संख्या थी 2967, जिनमें से सर्वाधिक बाघ आपको मिलेंगे 526 MP में। MP यानी कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघ मिलेंगे आपको। उसके बाद दूसरे नंबर पे था 524 बाघों के साथ कर्नाटक दूसरे नंबर पे था। और वहीं अगर हम तीसरे नंबर की बात करें तो 442 बाघ आपको मिलेंगे उत्तराखंड में। यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में 526 बाघ, दूसरे नंबर पे कर्नाटका में 524 बाघ और तीसरे नंबर पे UK यानी कि उत्तराखंड में 442 बाघ। तो इन्हें भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा है, विंग्स इंडिया 2020 का जो आयोजन है वह कहाँ पे किया गया? तो विंग्स इंडिया 2020 का जो आयोजन है हाल ही में कहाँ पे किया गया था? तो विंग्स इंडिया 2020 का जो आयोजन है हाल ही में किया गया था हैदराबाद में। यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, हैदराबाद। अगला प्रश्न हमारा है, आपको बताना है कि जो नोकिया कंपनी है यह किस देश की कंपनी है? तो नोकिया मोबाइल कंपनी आपको मिलेगी, फिनलैंड की यह कंपनी है। तथा नोकिया के वर्तमान में CEO कौन है? तो नोकिया के वर्तमान में CEO हैं पेक्का लुंडमार्क। इनका नाम है पेक्का लुंडमार्क। तो इसे भी आपको याद रखना, ये वर्तमान में क्या है? तो नोकिया के CEO हैं। अगला प्रश्न हमारा है, स्वस्थ प्रतिरक्षित भारत के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो स्वस्थ प्रतिरक्षित ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भारत में नियुक्त किया गया अभिनेत्री करीना कपूर को। यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, करीना कपूर। अगला प्रश्न हमारा है, जो विश्व वन्य जीव दिवस है यह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष जो विश्व वन्य जीव दिवस है यह 3 मार्च के दिन मनाया जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 3 मार्च के दिन जो है पूरे विश्व में विश्व वन्य जीव दिवस को मनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित आपको बताना है कि हमारे संविधान का वह कौन सा पार्ट है, वह कौन सा भाग है जो DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से डील करता है। तो हमारे संविधान का जो भाग 4 है, इस भाग 4 के अंतर्गत रखा गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को। आप इसे ध्यान दीजिएगा। तथा यह जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है कौन से आर्टिकल के अंतर्गत रखे गए हैं? तो आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 के मध्य आपको मिलेंगे
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, तो इसे भी आप याद रखिएगा। वहीं भाग 3 में क्या है, तो भाग 3 में मिलेगा फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक कर्तव्यों को जो है भाग 3 में रखा गया है। वहीं भाग 4A में किसको रखा गया है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मूल अधिक क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि जो मौलिक कर्तव्य हैं उनको रखा गया, यानी कि मौलिक कर्तव्य को भाग 4A में रखा गया मौलिक कर्तव्यों को, और मौलिक अधिकारों को रखा गया भाग 3 में, और भाग 4 में रखा गया राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किसके द्वारा मंत्रियों के परिषद की नियुक्ति की जाती है। तो मंत्रियों के परिषद की जो नियुक्ति है की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। जो हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं ये प्रधानमंत्री की सिफारिश पर जो है मंत्रियों के परिषद की यानी कि मंत्री परिषद की नियुक्ति करते हैं। तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न हमारा है, सैंडल पीक यानी कि सैंडल चोटी जो है यह कहाँ पे पाई जाती है। तो सैंडल पीक आपको मिलेगी अंडमान और निकोबार में, तथा यह अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। तो इसे भी आपको याद रखना है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। सैंडल पीक जो है यह अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। आपको बताना है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय, तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय आपको मिलेगा मुंबई में। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा मुंबई में जो है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय है। तो ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही है, मुंबई। तथा इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 1954 में। कब, 1954 में इसकी स्थापना की गई थी। तो इसे भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा है, GSLV का पूरा नाम आपको बताना है। तो GSLV का पूरा नाम होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या होता है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पूरा नाम होता है GSLV का, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा संगठन जो है भारत में ब्याज दरों को नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो भारत में ब्याज दरों को नियंत्रित कौन करता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन इसका बी बिल्कुल से, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा है यह भारत में ब्याज दरों को नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तथा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान में जो है गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास जो है वर्तमान में गवर्नर हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। अगला प्रश्न हमारा है, हिंद के तोते के रूप में किसे जाना जाता है। तो हिंद के तोते के रूप में हम किसे जानते हैं, तो इनको जानते हैं हम अमीर खुसरो। तो राइट आंसर आपका जो अमीर खुसरो हैं इनको हिंद के तोते के रूप में जाना जाता है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, स्वतंत्रता के समय जो है इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। तो स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो इसका राइट आंसर आपको जाएगा क्लीमेंट एटली, यानी कि ऑप्शन जो बी है इसका बिल्कुल सही है। स्वतंत्रता के समय जो है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, कुषाण वंश का संस्थापक कौन था। तो कुषाण वंश का संस्थापक कौन था, तो कुजुल कड़फिसेस कौन था, तो कुजुल कड़फिसेस जो था यह कुषाण वंश का संस्थापक था। तो राइट आंसर आपको जाएगा कुजुल कड़फिसेस। अगला प्रश्न हमारा है, कुचिपुड़ी यह जो डांस है यह किस राज्य से संबंधित है। तो आपको सबसे पहले याद रखना है कुचिपुड़ी ये एक प्रकार का शास्त्रीय नृत्य है। क्या है, तो यह एक शास्त्रीय नृत्य है। तथा यह किस राज्य का है, तो कुचिपुड़ी आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश में। तो राइट आंसर आपको आ जाएगा आंध्र प्रदेश, यानी कि आंध्र प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है उसको हम क्या कहते हैं, कुचिपुड़ी। अगला प्रश्न हमारा है, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो कोणार्क सूर्य मंदिर आपको मिलेगा कहाँ पे, तो उड़ीसा में। उड़ीसा में आपको मिलेगा कोणार्क सूर्य मंदिर। तथा हाल ही में न्यूज में था, क्यों न्यूज में था, क्योंकि इसको पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित कर दिया गया। भारत का यह पहला मंदिर बन गया है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होता है। अगला प्रश्न हमारा है, गतिरोध शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। तो गतिरोध शब्द का जो प्रयोग है वह किस खेल में हम करते हैं, तो गतिरोध शब्द का जो प्रयोग है यह शतरंज के खेल में किया जाता है। तो राइट आंसर आपको जाएगा शतरंज, यानी कि ऑप्शन सी। अगला प्रश्न हमारा है, क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्टेरॉयड जो हैं वह किन दो ग्रहों के मध्य मिलते हैं। तो एस्टेरॉयड्स आपको मिलेंगे किन दो ग्रहों के मध्य, तो ये मिलेंगे मंगल और बृहस्पति के मध्य आपको मिलेंगे एस्टेरॉयड्स, यानी कि ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही है। जो क्षुद्र ग्रह होते हैं जो छोटे छोटे ग्रह होते हैं, मतलब क्षुद्र ग्रह जिनको बोलते हैं,
वे जो मिलेंगे आपको, वो मिलेंगे मंगल और बृहस्पति के मध्य। आज का लास्ट प्रश्न हमारा है, टोंग जो है यह किस देश की करेंसी है? तो टोंग करेंसी है वियतनाम की। तो आपको याद रखना है, वियतनाम की जो करेंसी है उसको हम टोंग के नाम से जानते हैं। वहीं यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात की करेंसी को हम दिरहम के नाम से जानते हैं। और ईरान की करेंसी जो है, यह एक नई करेंसी इन्होंने अडॉप्ट की है। इस करेंसी का नाम है टोमान। क्या है? तो टोमान जो है यह ईरान की करेंसी है। तो इसे भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो एनटीपीसी और ग्रुप डी की प्रैक्टिस सेट है उसके 13वें नंबर को हमने पूरे विस्तार में कवर कर लिया है। जल्दी मिलेंगे हम इसके अगले भाग में। तब तक के लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।